हमारी अगली सीरीज बीपी पर है। हमारे साथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी हैं और वो बीपी के बारे में बताएंगे कि आयुर्वेद में बीपी को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और उसके साथ यदि हम मर्म को जोड़ देते हैं तो कितना कारगर ये इलाज होता है। आज हम ब्लड प्रेशर की चर्चा करेंगे, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की बात, उसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं और आयुर्वेद में यदि हम कहते हैं तो उच्च रक्तचाप। ये आज तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है और भारतवर्ष में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं हृदय के रोगों से, ब्लड प्रेशर से, मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। और कोरोना के बाद इस बीमारी के जो इंसिडेंस है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। पहले ये देखा जाता था कि उच्च रक्तचाप की बीमारी एक वयोवृद्ध लोगों को होती थी, बड़ी उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन आज छोटी उम्र के बच्चे और यहाँ तक कि जितने युवा हैं वो तेज़ी से उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की चपेट में हैं। तो इसलिए आज हम इसकी चर्चा करना चाहेंगे कि इसके क्या कारण हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा हृदय है वो नियमित रूप से 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करता है पूरे हमारे सर्कुलेशन में, और उससे सामान्य स्थिति रहती है। और उसमें दो कई चीज़ें उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो उसका जो हार्ट है वो अपने में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दूसरा जो हमारा जो कैपिलरी सिस्टम होता है, जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज ये सारी चीज़ें होती हैं, आर्ट्रियोल्स ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी अपना एक पार्ट प्ले करती हैं और ये एक इलास्टिसिटी होती है और जवानी तक इसमें एक डेफिनेट इलास्टिसिटी बनी रहती है। लेकिन कई कारण हैं जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, हार्डनिंग होने लगती है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और विभिन्न हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, हृदय से संबंधित जो कारण हैं उनकी वजह से भी उच्च रक्तचाप बढ़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसको हम एंग्जाइटी कहते हैं, जो चिंताएँ हैं और मानसिक उद्वेग की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से भी रक्तचाप की वृद्धि होती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज रक्तचाप की वृद्धि हो रही है। हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़े हैं, हमारे खाने पीने की आदतें बढ़ी हैं, ख़राब हुई हैं, और हमारा जो सोने का ढंग, हमारी जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या, उसमें परिवर्तन आया। और हमारे कहीं ना कहीं हमारी जो खान पान की जो आदतें हैं उन्होंने भी रक्तचाप की जो इंसिडेंस है उसको काफ़ी बढ़ाया। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ी परसेंटेज में हम तो कहते हैं कि 33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं इनसे संबंधित, चाहे वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, एंग्जाइटी है, फियर है, और बहुत सारे जो हमारे मनोवैज्ञानिक कारण हैं उनकी वजह से, और विभिन्न जो मैंने आपको और कारण बताए उनके कारण रक्तचाप की स्थिति होती है, रक्तचाप वृद्धि की स्थिति होती है, और उनसे शरीर के बहुत सारे अंग भी प्रभावित होते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब भी हमारा हृदय धड़कता है तो विभिन्न जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन यदि अधिक तेज़ी से, ज़्यादा प्रेशर से खून शरीर में दौड़ता है तो निश्चित रूप से वो अंगों को भी ख़राब करता है। उसका प्रभाव हमारी किडनीज़ पे होता है, लिवर पे होता है, और हार्ट पे, और बहुत सारे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, ब्रेन है, इन सब पर भी हाइपरटेंशन का दुष्प्रभाव होता है। इनसे हम कैसे बचें, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तो हमें जो करना होता है, एक जो प्राकृतिक जीवन शैली है उसको अपनाना है। जो कृत्रिम हमने अपनाया है उसको हमें छोड़ना है, और हमें जो नेचुरल वे ऑफ हमारा जो लाइफस्टाइल है, नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, उसको अपनाना होता है। समय पर सोना, समय पर जागना, और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, शुद्ध भोजन की बात है, उसको करना होता है। और हमारा इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक सद्वृत्त का वर्णन आयुर्वेद में आता है कि हम कैसे अपने मन को ठीक रखें, अपने आचार विचार को ठीक रखें, और कैसा हमारा व्यवहार हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवारजनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि हमारी मानसिक स्थिति को ख़राब करते हैं, और मानसिक स्थिति के ख़राब होने से वो भी, उसका प्रभाव भी रक्तचाप पे पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और ये कितना सामान्य है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये सामान्य इसलिए है कि आप समझ सकते हैं कि हम जब भी कोई मानसिक उद्वेग की स्थिति में रहते हैं तो हमारा मुँह लाल हो जाता है, हमारी सांस फूलने लगती है, और हमारा एक तरह से एक महसूस होता है कि
कहीं ना कहीं हमारे क्रोध की स्थिति में ब्लड प्रेशर जैसा बढ़ने की स्थिति होती है, और उसमें कभी कभी यदि ये स्थिति लगातार रहती है तो लोगों में घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, कभी कभी इससे चक्कर आते हैं और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसको भी हमें जानना चाहिए कि इसके क्या लक्षण होते हैं और इनको हम कैसे इन सामान्य चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। यदि हम भोजन की चर्चा करें तो भोजन में यदि हम प्राकृतिक भोजन की बात करते हैं तो सामान्य रूप से ये आयुर्वेद में बताया गया कि प्रातःकाल हम लोगों को जो नाश्ता करना होता है, जिसको भोजन प्रातःकालीन जो लेते हैं, उसमें सामान्य रूप से फलों का, उबली हुई सब्जियों का और जो फ्रूट जूस है और सामान्य चपाती यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि सबसे बेहतर होता है। दोपहर में आप जो सामान्य खाना खाते हैं उसके साथ मट्ठा दही का उपयोग कर सकते हैं, और रात्रि में ये जो खाने की मात्रा होती है रात्रि के भोजन में अपेक्षाकृत कम की जानी चाहिए, और दूध का प्रयोग भी रात्रि को किया जा सकता है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं घातक होती है। और आज के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें कि जो नमक का बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, तो आज की स्थिति में हम देखते हैं कि हम पता नहीं सुबह से कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें नमक होता है उसका उपयोग हम जाने अनजाने में करते रहते हैं। बीच बीच में नमकीन है, कुरकुरे है, कुछ चिप्स है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें नमक भी होता है। भोजन के साथ भी हम नमक लेते हैं और कई लोग तो अधिक मात्रा में भी नमक लेते हैं। उसका भी उपयोग जो होता है कि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो सामान्य रूप से आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो हम सेंधा नमक है उसका प्रयोग करना चाहिए, और जो जिसको हम ये आजकल के जो समुद्री नमक होता है जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा निश्चित रूप से कई वैज्ञानिकों का मानना है। तो जितना भी हम जो ये सॉल्ट लेते हैं जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, उसकी जगह पे यदि हम सेंधा नमक का प्रयोग करने लगें और अल्प मात्रा में करें तो हम ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आज के वैज्ञानिक, आज के चिकित्सक कहते हैं कि जितनी भी तली हुई चीज़ें या घी तेल का इस्तेमाल करते हैं उनसे भी रक्तचाप बढ़ता है, और ये कहा जाता है कि जो खून में जो लिपिड्स होते हैं उनके कंसंट्रेशन के बढ़ने से खून की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है, खून गाढ़ा होता है, और जब खून गाढ़ा होता है तो ये जो भी हमारे लिपिड्स हैं और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं खून की नलियों में जमती हैं और उसका ल्यूमेन को कम करती हैं, जिससे कि भी ब्लड प्रेशर को बढ़ने की संभावना होती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से रक्तचाप बढ़ता है। तो सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जो खाने में घी तेल का प्रयोग कम करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आयुर्वेद में विशेष रूप से कहा गया है कि यदि हम जो गाय का घी खाते हैं तो ये जब हम लोग नहीं खाते हैं तो वायु की वृद्धि होती है, और वायु की वृद्धि होने से जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो हमारी खून की नलियाँ हैं उनमें हार्डनिंग होती है। कहीं भी हार्डनिंग होगी, ड्राइनेस होगी तो उसका कारण हमारे कफ की कमी होती है, कफ के कम होने की वजह से होता है। लेकिन कफ को बहुत भी नहीं बढ़ाना होता है। सामान्य रूप से पित्त की वृद्धि से और रक्त में पित्त की और वायु की वृद्धि की वजह से ये रक्तचाप की वृद्धि होती है। उसको हम रक्तगत एक तरह से जैसे वात रक्त होता है जिसको गाउट कहते हैं, ऐसे रक्त में जो पित्त की स्थिति होती है, वायु की स्थिति, यदि दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं ये उच्च रक्तचाप की स्थिति को पैदा करती हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से भी हमें ये देखना होता है कि जो भी चीज़ें जो कटु तिक्त कसाय ज़्यादा हैं, जैसे जिसमें कि मिर्च है, मसाले हैं और ऐसी चीज़ें जो तेज होते हैं और जिसको सामान्य रूप से हम कहते हैं जिसकी तासीर गर्म होती है, उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। और ये निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आप तो सभी जानते हैं कि भोजन में यदि हम एक प्राकृतिक रूप से भोजन लेते हैं और ऐसा परिवर्तन करते हैं जो आज के संदर्भ की चीज़ें जिसमें कि केमिकल्स हैं, जिसमें एक तरह से प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कोई और कंपोनेंट ऐसा जो टेस्ट के लिए मिलाया गया, वो सारी की सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो प्राकृतिक भोजन है और जिनमें ऑर्गेनिक फूड की बात हम जब करते हैं कि जिसमें कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसमें केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए, जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किए, उन चीज़ों का बहुतायत से प्रयोग करना चाहिए। और ऐसी सब्जी, ऐसे फल यदि मिलते हैं तो निश्चित रूप से आज के संदर्भ में हम इसको कहेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति इस ढंग के खाना पीना उसको उपलब्ध होता है तो एक बड़ी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसके लिए। और आज ऐसी चीज़ों का जो उपयोग है कोई अमीर व्यक्ति ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति को ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। लेकिन यदि हम चाहें कि भाई हम लोग
ये चीज़ें हमें उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग भी हम अपने घरों पर भी हम उसके लिए उपलब्ध कर सकते हैं। हम टेरेस गार्डन में, अपने घर पे, अपने किचन गार्डन में सब्जियों को जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। और आज बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड विशेष रूप से उत्तराखंड में तो मिल सकता है, उनका उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो घी तेल को कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यदि शुद्ध गाय का, देसी गाय का घी मिलता है तो उसको निश्चित रूप से चिकित्सा के लिए भी खाया जाता है। और अपने को ब्लड प्रेशर को बचाने के लिए कि हमारी खून की नलियाँ हार्डनिंग ना हो, हमारा शरीर ठीक रहे, उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम मर्म को जोड़ते हैं कि यदि ब्लड प्रेशर में मर्म का क्या उपयोग है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है मर्म से? देखिए, शरीर में ईश्वर ने या प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसके माध्यम से हम मर्मों के माध्यम से किसी भी तरह की बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे ब्लड प्रेशर का यदि हम संदर्भ देखें तो ब्लड प्रेशर के लिए हमारे शरीर में एक तल हृदय मर्म होता है। एक महर्षि कश्यप ने कहा है कि मनुष्य के शरीर में 5 हृदय होते हैं, 4 तो हाथ और पैर में, 2 हस्त तल हृदय और 2 पाद तल हृदय। सामान्य रूप से इन तल हृदय के माध्यम से यदि हम स्टिमुलेट करते हैं तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। हम ब्लड प्रेशर को कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम ब्लड प्रेशर को या हृदय की सामान्य जो प्रक्रिया है उसको रखते हैं। जब सामान्य रूप से हृदय काम करेगा, ना तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो जस्ट वी आर मेंटेनिंग द नॉर्मलिटी ऑफ द जो हार्ट की फिजियोलॉजी है या कार्डिक फिजियोलॉजी की नॉर्मलसी को मेंटेन करते हैं मर्म चिकित्सा के माध्यम से। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हाथ में, एक यहाँ पे दोनों हाथों में हमारे तल हृदय मर्म होते हैं। उसको आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक आपको मैं बताना चाहूँगा। यदि हम हाथ की मुट्ठी को ऐसे बंद करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो बीच की उंगली जहाँ तल का या हमारी जो पाम का स्पर्श करती है उसको हम तल हृदय मर्म कहते हैं। तो ये दोनों हाथों में ऐसे इसी स्थान पर ये तल हृदय होता है। और उसकी दूसरी टेक्निक क्या है कि आप यदि हमारी जो मिडिल फिंगर है, इससे यदि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से जो बेस ऑफ द फिंगर्स है, बेस ऑफ द फिंगर से इस क्रीज तक आप ये जो हमारी इसकी जो हमारा पाम है उसकी जो लंबाई होती है वो 6 अंगुल होती है। तो 6 अंगुल लंबी होती है या 3 अंगुल की दूरी पर यदि हम एक लाइन, ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन तो आपने देखी, स्ट्रेट लाइन देखी थी, ये दोनों लाइन जहाँ पे क्रॉस करती है ये वही बिंदु है जहाँ पर हमारी बीच की उंगली इसको स्पर्श करती है। तो इस तल हृदय मर्म के माध्यम से हम जो हार्ट की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इसको मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, अंगूठे की सहायता से हम उस स्थान को दबाते हैं और 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस देते हैं। 0.8 सेकंड का मतलब समझें कि जितनी देर में हृदय को धड़कने में, एक धड़कन में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए हम मर्म को दबाते हैं और इसको छोड़ते हैं। प्रेशर उतना रखते हैं जितना कि अफोर्डेबल हो और उसको एसेसिबल हो, उसको हम समझ सकें कि हाँ प्रेशर बढ़ रहा है और हम उसको सह सकें, उतना प्रेशर हमको देना होता है। तो इसको 15 से 18 बार इसको दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं। इस ढंग से ये दिन भर में 3 बार, सुबह 5 से 7 बजे के बीच में, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में और शाम को फिर 5 से 7 बजे के बीच में इसको किया जाता है। और ये रैंडमाइज वे में भी इसको कर सकते हैं। सामान्य रूप से जब हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने हृदय को मजबूत करने के लिए, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जब ये प्रक्रिया करते हैं तो दिन भर में 3 बार करते हैं। तो इसको हम सेल्फ मर्मा थेरेपी भी कहते हैं कि भाई अपने को कैसे स्वस्थ रखें या अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें या अपने हृदय को कैसे मजबूत करें। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन जब रैंडमाइज वे में हम लोग करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास ब्लड प्रेशर का आता है और उसको ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो किसी भी समय इस मर्म को दबाया जा सकता है और दोनों हाथों में, दाएं और बाएं हाथ में, दोनों में हाथों में इसको दबाते हैं। और यदि आवश्यकता होती है तो पैरों के तल हृदय मर्म को भी उपचारित इसमें किया जाता है। तो इस जो तल हृदय मर्म के माध्यम से कम यदि हम एक दो बार निरंतरता से यदि हम इसको करते हैं तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में 20 से 30 mm ऑफ Hg का डिक्लाइन होता है। और इसको हम जो प्री इमरजेंसी मैनेजमेंट भी ऑफ हाइपरटेंशन भी कहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी जगह पर ब्लड प्रेशर का कोई अटैक हुआ है या ब्लड प्रेशर बढ़ा है जहाँ पर हमारे पास कोई भी सामान्यतः चिकित्सा सुविधा नहीं है और उसी समय इमीडिएट यदि हम ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करते तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। ऐसी स्थिति में उस जो इमरजेंसी की स्टेट है उसको बचाने के लिए तुरंत हम यदि तल हृदय मर्म को
रिपीटेडली 2-3 बार लगातार स्टिमुलेट करते हैं तो हम कम से कम व्यक्ति के प्राणों को बचा सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है कि तल हृदय मर्म के माध्यम से हम हृदय की सामान्य जो प्रक्रिया है उसको मेंटेन करते हैं और ब्लड प्रेशर, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, उसको कम कर लेते हैं।